जी बेटा। सर इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करें और उससे इंस्टेंसेस बनाएं और साथ उनकी डेटा टाइप भी दें, तो वो फिर किस तरह से बनेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल आपने किया तो आप तो पैरामीटर में जो वैल्यू दे रहे हैं वो तो फील्ड की वैल्यू दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर फील्ड होती हैं। अगर हम कहें कि इंस्टेंस हमारे पास S1 था और S1 एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक क्रिएट किया जब S1 इक्वल्स टू न्यू S1 जब क्रिएट किया तो उसको हमने वैल्यू 1 और A वैल्यू दे दी। अब इसके अंदर इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर 1 और A स्टोर होगा। तो पैरामीटर का मतलब तो इसके साथ है कि इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि आप जो फील्ड हैं उनमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है फिलहाल आपके पास। सर जावा के अंदर टाइप डेफ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे C++ में करते थे? जावा में कर सकते हैं आप लोग? टाइप डेफ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं समझ आ रही आपकी बात की। टाइप डेफ जो इस्तेमाल करते थे C++ के अंदर, वो जावा में इस्तेमाल कर सकते हैं? टाइप डेफ जावा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा में टाइप डेफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का। आपके पास क्लासेस में सारा काम हो रहा है तो इस तरह कोई काम नहीं है। कीवर्ड के ऊपर आज बात करते हैं, थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, उसके लिए मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। ये आपको पहले से आइडिया है, ये सिर्फ फोल्डर बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा मेरे ड्राइव के ऊपर। जिस कीवर्ड का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर 2 फाइल बन जाएगी। जी बेटा। सर लेक्चर के एंड पे आप समझा दीजिएगा, मेरा नेट खराब हो गया था और डिस्कनेक्ट हो गया था मैं सर जब आप बता रहे थे। क्या चीज समझा दूं आपको? सर वो जो ऑथर वाला स्ट्रिंग से ऑथर में जब डेटा टाइप चेंज करते हैं तो वो कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगी। सर लैब में टास्क मिला हुआ है तो वो नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर आप समझा देते, क्योंकि उसकी ना डेडलाइन की एक तारीख को डेडलाइन है। चलिए इसको कर लेंगे, मैं उसको बात कर लूंगा लैब के टीचर से। ठीक है, ओके सर। हम एक नई क्लास रीड करते हैं जिसको हम अभी बॉक्स का नाम दे देते हैं। मैं अभी दिस के कीवर्ड को या पास में रेफरेंस को आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम एक बॉक्स क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ हम फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा जो अभी आपका क्वेश्चन आ रहा है कंपोजिशन वाले का उस बारे में भी। ठीक है, इसमें हम फील्ड ले लेते हैं, इंटीजर टाइप की फील्ड लेते हैं, प्राइवेट इंटीजर विड्थ। वो फील्ड मैंने ले ली यहाँ पे। फिर इस क्लास को मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया पब्लिक, सर पैकेज क्यों बनाया दिस कीवर्ड का? सॉरी सर आपने दिस कीवर्ड का पैकेज क्यों बनाया? पैकेज क्यों बनाया वो आप छोड़ दें, पैकेज को जब डिस्कस करेंगे हम करेंगे। जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वहां पे फोकस करें। पब्लिक बॉक्स, और बॉक्स में इंटीजर विड्थ, इंटीजर हाइट, मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने दिस डॉट विड्थ इक्वल्स टू विड्थ और दिस डॉट हाइट इक्वल्स टू हाइट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब इसको मैं एक क्लाइंट क्लास क्रिएट करता हूँ। न्यू क्लास में आते हैं और क्लास, और ये मैं बॉक्स क्लाइंट क्लास ले लेता हूँ। इसमें मैं मेन मेथड शामिल कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरी मेन क्लास होगी। फिनिश करता हूँ, ये क्लाइंट क्लास आ गई। यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स b1 इक्वल्स टू न्यू बॉक्स 10 और 10 उसकी डायमेंशन ले लेते हैं।
ठीक है, इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे कहते हैं एक मेथड लिख लेते हैं, ये फील्ड, इसको हम कहते हैं ये डेटा फील्ड कहते हैं इनको, ये कंस्ट्रक्टर है आपके पास, कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हम कुछ मेथड लिखते हैं इसके जावा के अंदर जिसे बिहेवियर कहते हैं। तो हमारे पास बिहेवियर ये होगा कि ये डिस्प्ले करवाएगा खुद को, उसके लिए हम पब्लिक, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, पब्लिक वाइड और उसको डिस्प्ले डायमेंशंस, डिस्प्ले डायमेंशंस का मेथड लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्प्ले डायमेंशंस के अंदर हम ये करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे विड्थ का जो है वो प्लस करके या कंकैटिनेट करके हम विड्थ, यहाँ पे दिस डॉट विड्थ को डिस्प्ले करवा लेते हैं, फिर कंकैटिनेट करते हैं इसको, और यहाँ पे हाइट और इसको कंकैटिनेट करते हैं दिस डॉट हाइट के साथ। तो ये मेरे पास एक डिस्प्ले डायमेंशन का एक मेथड भी आ गया। इसको अगर मैं क्लाइंट में कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे अगर कॉल करूँगा कि b1 डॉट डिस्प्ले डायमेंशन, तो मुझे 10 और 10 डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि विड्थ 10 है और हाइट 10 है। हमने b1 को मैसेज पास किया कि अपनी डायमेंशन डिस्प्ले करवाओ, पहले डायमेंशन दी है फिर डायमेंशन डिस्प्ले करवाई है, तो b1 ने डायमेंशन डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, अब एक और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स b2 इक्वल या इसमें जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू दूंगा वो वही दूंगा जो b1 वाली है, जो b1 वाली वैल्यूज है वही मैं इनिशियलाइज के लिए दूंगा उसको। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको आप दोबारा देखें कि मैंने एक बॉक्स b2 यहाँ क्रिएट किया है, b2 क्रिएट किया है, एक मेमोरी ब्लॉक आप समझ लें जिसमें विड्थ होगी और हाइट होगी, और मैंने इनिशियलाइज करवाया b1 के साथ। b1 मेरे पास पहले से मौजूद ब्लॉक है जिसमें विड्थ 10 है और हाइट 10 है। अब क्या होना चाहिए, इस लाइन के बाद b2 में क्या आना चाहिए, विड्थ में क्या आना चाहिए, इस लाइन चलने के बाद b2 में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और हाइट में क्या आना चाहिए, और इसमें भी 10 आना चाहिए। ऐसा ही है, लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्टर जो मैंने क्रिएट किया है, ऐसा कंस्ट्रक्टर मेरे पास मेरी क्लास में मौजूद नहीं है, जिसमें क्या आ रहा है, जिसमें पैरामीटर में क्या चीज आ रही है, एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स टाइप का ना, नहीं बेटा ये बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये जो b1 है ये किस टाइप का है, b1 किस टाइप का है, बॉक्स टाइप का है। तो इसको मैंने एज ए पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ है। अब इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे अपनी क्लास में, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर पब्लिक बॉक्स, लेकिन इसके पैरामीटर में क्या आ जाएगा, बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, इसके पैरामीटर में बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने यहाँ पे रेफर कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट b2 है और एक ऑब्जेक्ट b1 है। ठीक है, हम कहाँ से मैसेज पास कर रहे हैं, कॉल कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, b2 से। तो b2 हमारे पास करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट। और जो b1 है ये हमारे पास आ गया पैरामीटर, ये पैरामीटर आ गया। अब जब आप कंस्ट्रक्टर में जाएंगे तो इस जगह पे आप करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर करते हैं, करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर करते हैं आप यहाँ पे, दिस के जरिए, दिस के थ्रू। बिल्कुल, अगर हम कहते हैं दिस डॉट विड्थ इक्वल्स टू b डॉट विड्थ, अब देखें b में आपके पास क्या वैल्यू आई हुई थी, b1 की, और दिस से क्या मुराद है, b2। तो अगर आप इसको पढ़े तो ये हो सकता है b2 डॉट विड्थ इक्वल्स टू b1 डॉट विड्थ, हो सकता है ना, क्योंकि b1 का रेफरेंस यहाँ पास हुआ है b के अंदर। दोबारा आपको बॉक्स बना देता हूँ, ये b2 का बॉक्स है, ये b1 का बॉक्स है, इसमें w 10 है और हाइट इसके अंदर 10 है। यहाँ पे जब w की वैल्यू विड्थ की वैल्यू चलेगी तो दिस से मुराद है b2 डॉट विड्थ, मतलब इसकी विड्थ में b1 डॉट विड्थ, मतलब इसकी विड्थ आ जाएगी, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। गॉट इट जी, ये पैरामीटर पास बाय रेफरेंस हो रहा है।
उस B1 का रेफरेंस जहां पास हो रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पास हो रहा है। इन शॉर्ट B1 भी इसी ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं और B भी इसी ब्लॉक को रेफर कर रहा है, जैसे पॉइंटर में आपने कभी पढ़ा था। तो बोथ B1 एंड B आर रेफरेंस टू सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी। और यहाँ दिस से मुराद ये है कि जिससे कॉल जनरेट की गई है, कॉल जनरेट हमने की है B2 से, तो B2 हमारे पास करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट बन गया। तो दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू B डॉट विड्थ एंड दिस डॉट हाइट इक्वल्स टू B डॉट हाइट। सर अगर B और B1 एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं तो फिर हम B1 ही क्यों नहीं यूज कर लेते, या सिर्फ B क्यों नहीं यूज कर लेते? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। तो बेटा आप ये बताएं कि इस B का स्कोप कहाँ तक है? ये जो B है इसका स्कोप कहाँ तक है? विदिन करली ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे B1 यूज कर ले, लेकिन वो B1 का स्कोप इतना ही होगा। मतलब आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर लेंगे, उसका स्कोप सिर्फ इतना ही होगा। B1 यूज कर ले, लेकिन ये B1 और वो B1 फिर भी डिफरेंट चीजें होंगी। ये B1 और होगा, ये B1 एक और एड्रेस होगा, और वो जो आपने B1 पास किया हुआ है वो कुछ और B1 है। हालांकि दोनों सेम ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। इस B1 का स्कोप सिर्फ इतना है, उस B1 का स्कोप सिर्फ उस करली ब्रैकेट के अंदर है। ये जो करली ब्रैकेट के अंदर है, ये जो हमने करली ब्रैकेट लगाई हुई है, उस B1 का स्कोप इसके अंदर है, इसके अंदर। गॉट इट? इस B1 का स्कोप किसके अंदर है? इस मेन के अंदर है। और जो आपका ये B1 है, इसका स्कोप कहाँ पे है? इसके अंदर है। तो फर्क नहीं पड़ता, दो वेरिएबल का सेम नाम हो सकते हैं अगर वो डिफरेंट स्कोप के अंदर है, हो सकते हैं ना? दो वेरिएबल का सेम नाम हो सकते हैं अगर उनका स्कोप क्या है? डिफरेंट है। यस यस सर, यस सर। इसलिए इसको आप B1 करे, B करे, B10 करे, B5 करे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम वापस B1 B कर देते हैं। बेटा सवाल की समझ आ गई आपको? क्वेश्चन की समझ आ गई है? यस सर। अब अगर हम यहाँ पे B2 की डायमेंशन डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, B2 डॉट डिस्प्ले डायमेंशन, तो हमें क्या मिलेगा? 10 दोबारा से 10 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए आपके पास ये दो जगह मैसेज, ये B1 की है, ठीक है, और ये B2 की है। ओके, यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डायमेंशंस ऑफ B1 डायमेंशंस ऑफ B2। देखिए डायमेंशन ऑफ B1 भी ये है और डायमेंशन ऑफ B2 भी 10 है। गॉट इट जी? तो हमने एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवा दिया थ्रू दिस कीवर्ड। अब आपको दिस की पावर समझ में आ रही है कि दिस से मुराद ये है करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट आपके पास B2 था और B1 जो है उसका रेफरेंस पास हुआ है इस B को। स्टूडेंट क्लियर है आपको बात? ये सर एक दफा दोबारा बता दें। आपने कॉल जनरेट की है B2। अब B2 आपके पास है करंट ऑब्जेक्ट, जहां से कॉल जनरेट हो रही है, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट ये है और ये B1 है पैरामीटर। और आपको पता है कि ये एक रेफरेंस है मेमोरी को, एक ब्लॉक को रेफर कर रहा है जिसमें विड्थ और हाइट पड़ा हुआ है, दो वेरिएबल जिनकी वैल्यू 10 और 10 है। ये B1 आपके पास ये है, तो मतलब ये B1 भी इसी को रेफर कर रहा है। तो आपने इस 10 और 10 को पास कर दिया एज ए रेफरेंस, मतलब इसका रेफरेंस आपने पास कर दिया, ये वाला ये रेफरेंस है, इसको आप एड्रेस समझ लें। ये एड्रेस आपने पास कर दिया, ये B1 में एड्रेस है और ये आपने पास कर दिया। और B2 आपके पास करंट ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम यूज करेंगे तो करंट ऑब्जेक्ट जावा के अंदर रेफर होता है दिस के कीवर्ड के थ्रू। तो अगर हम कहेंगे दिस डॉट विड्थ, इसका मतलब ये है हम B2 की बात कर रहे हैं, B2 डॉट विड्थ एंड B2 डॉट हाइट। और ये क्योंकि हमने एड्रेस पास किया था वहां से B1 का, जो B1 का एड्रेस था वो हमने पास किया था, तो वो B में एड्रेस आ गया B1 का।
तो बी भी सेम मेमोरी को रेफर कर रहा है जिसके अंदर W में 10 स्टोर है और हाइट में 10 स्टोर है। तो अगर हम b.w कहते हैं तो हमें ये 10 मिल जाएगा और इसको हम b2 डॉट विड्थ में स्टोर करवा देंगे। ये जो आपके पास b2 का ऑब्जेक्ट है यहाँ स्टोर हो जाएगा, w में 10 आ जाएगा। फिर हम अगर b डॉट हाइट कहते हैं तो ये 10 आपके पास आ जाएगा, ये b2 की हाइट में स्टोर हो जाएगा 10। सर तो आपने पैरामीटर में जो बॉक्स भी लिखा हुआ है समझाते हैं और ये क्या? जी बेटा। सर मैं कह रहा हूँ ये बॉक्स भी जो लिखा हुआ है पैरामीटर पे, जी बॉक्स भी, जी 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 ये बॉक्स भी जो है ये ऑब्जेक्ट का क्लास और उसका ऑब्जेक्ट रिफर करता है। ये एड्रेस है, ये रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का, ये एड्रेस है। एड्रेस किसका है? मतलब B1 का। मतलब अगर एड्रेस पास करेंगे तो क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का वेरिएबल दोनों रिफ्रेश करेंगे, दोनों लिखने पड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं B1 का, उसी का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पैरामीटर में डिक्लेयर करेंगे। देखिए तो हमने B1 को पास किया था ना, तो B1 किस टाइप का था? ये B1 किस टाइप का था? बॉक्स टाइप का था ना? बॉक्स टाइप का था, यस सर। तो इसलिए हमने यहाँ बॉक्स टाइप का B ले लिया ताकि दोनों का टाइप सेम हो। B में हमारे पास जो एड्रेस आएगा B1 का एड्रेस आएगा, दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए। सर अगर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट इधर पास करना हो फिर उसी क्लास का भी इसी तरह करेंगे? हाँ जी, वो बेटा हम वो करेंगे, बस उसकी बारी आएगी, ठीक है? वो जब उसकी बारी आएगी हम करेंगे, ठीक है? नो वी वांट टू चेक whether B1 and B2 are equal। ये दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल है? B1 और B2 इक्वल है या नहीं इक्वल है? ये हमने चेक करना है, ठीक है? तो हम इसको या हम B1 और B2 कर देते हैं, बॉक्स B3 इक्वल्स टू न्यू बॉक्स 10 डायमेंशन दे देते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए 10 या 20 दे देते हैं, 10 20। नाउ वी वांट टू चेक कि B1 and B3 आर इक्वल, ये हमने चेक करना है। B1 की डायमेंशन क्या है? 10 और 10। B3 की डायमेंशंस क्या है? 10 और 20। तो इक्वल तो नहीं हुए, लेकिन हमने चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जो काम है वो ये होता है कि आपने किसको चेक करना है? हमने B1 को चेक करना है। किसके साथ चेक करना है? इज इक्वल कह सकते हैं, क्या B1 इज इक्वल है B3 के? ठीक है, मैसेज पासिंग आप जरा देखें किस तरह ये नीट कोडिंग हो रही है कि हम B1 को मैसेज पास कर रहे हैं कि B1 आप ये बताएं कि आप इस इक्वल है किसके? B3 के। क्या आप इसके बराबर है या नहीं बराबर है? ये जो नीट कोडिंग जो ऊप आपको प्रोवाइड करती है वो ये पास करती है कि आप B1 को मैसेज पास कर रहे हैं कि क्या आप इस इक्वल है किसके? B3 के। B1 देखिए ये है और B3 आपके पास ये है। समझ आ रही स्टूडेंट आपको ये बात? लेकिन हमारे पास इस इक्वल का मेथड कोड नहीं है, तो हम इस इक्वल को जाके यहाँ पे कोड करते हैं अपनी क्लास में जाके, यहाँ पे हम, और इस इक्वल आपको पता है कि अगर कोई B1 B2 के बराबर है या नहीं बराबर है तो इसकी रिटर्न टाइप हमें क्या मिलनी चाहिए? क्या रिटर्न करना चाहिए इसको? यस और नो बूलियन। हाँ, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे जाके इसको ऐसा मेथड लिखते हैं जो हमारे लिए इस इक्वल का काम करे। तो आप देखें, आपने एक काम करना है, हम पब्लिक करेंगे, बूलियन रिटर्न करेंगे। बेटा सुने, हमें बूलियन रिटर्न करेगा मेथड, वो इस इक्वल का मेथड होगा और हम उसमें एक बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसको भी मैं B कह देता हूँ। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि ये B और ये B कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कि इस B का स्कोप क्या है विद इन करली ब्रैकेट, इस B का स्कोप क्या होगा विद इन दिस करली ब्रैकेट। ओके जी बेटा, लोकल वेरिएबल होगा, पैरामीटर होगा, ठीक है, ये लोकल रेफरेंस होगा।
अब हमने क्या करना है, किससे मैसेज पास कर रहे हैं हम लोग, B1 से मैसेज पास कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट कौन सा आपके पास बन जाएगा, B1 बन जाएगा। तो करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट को हम कैसे रेफर करते हैं, करंट दिस के साथ। तो अगर मैं कहूँ कि इफ मेरे पास पैरामीटर आ रहा था, पैरामीटर में कौन सा मेरे पास मेथड आ रहा है, B3 का एड्रेस किसको पास हो रहा है, B3 का एड्रेस B को ना, ये B को पास हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू B डॉट विड्थ एट इक्वल्स टू B डॉट हाइट। समझ आ रही है हम कि हमने जो B1 है, यहाँ पे दिस से क्या मुराद है, B1 कि B1 डॉट विड्थ अगर बराबर है, यहाँ B में किसका एड्रेस है, B3 का एड्रेस है, B3 का एड्रेस है। अगर B1 डॉट हाइट बराबर है B3 डॉट हाइट के, और B1 डॉट विड्थ बराबर है B3 डॉट विड्थ के, दोनों हाइट और विड्थ दोनों बराबर है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे रहना चाहिए, रिटर्न हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे रिटर्न ट्रू। जावा में आप लिख के बताते हो कि ट्रू करेगा रिटर्न, ट्रू लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जावा में आप लिखते हैं ये रिटर्न ट्रू करेगा। एल्स केस में क्या रिटर्न करेगा हमें, फॉल्स। तो हमने एक मेथड लिख लिया जिसमें हमने करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट B1 को लिया और उसको हमने यहाँ दिस से रेफर किया, और जो हमारा पैरामीटर था उसको हमने यहाँ पे कोई भी लोकल वेरिएबल से रेफर कर दिया। दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए। तो B3 का एड्रेस B में आ गया और दिस रेफर कर रहा है B1 को। तो ये आपके पास समझ आ रही है चीज क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको इफ में बंद कर देते हैं, इफ B1 इज इक्वल टू B3, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ये वैल्यू करेगी ना ट्रू या फॉल्स रिटर्न। और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो हम यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड B3 आर इक्वल, और एल्स केस में लिख देते हैं डॉट आउट डॉट प्रिंटलन B1 एंड B3 आर नॉट इक्वल। ठीक है जी। तो क्या रिटर्न करेगा हमें, ये क्या रिटर्न करेगा, इक्वल या नॉट इक्वल, नॉट इक्वल रिटर्न करेगा। तो आप देखें B1 एंड B3 आर नॉट इक्वल, आपको रिटर्न हो रहा है। स्टूडेंट्स, कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ नीट कोड कि क्या B1 इज इक्वल B3 है। ये आपको ऊप की लैंग्वेज ही ये फैसिलिटी देती है कि B1 को डिस्प्ले करवा दो, B2 को डिस्प्ले करवा दो, यानी कि B1 को खुद ही मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आप डायमेंशन डिस्प्ले करवा दें अपनी, फिर B1 को कह रहे हैं कि आप इस इक्वल B3 के है या नहीं है, और वो आपको उसके मुताबिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दिस इज हाउ ऊप प्रोग्रामिंग इज डन, क्योंकि आपका जो कोड है वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड के बराबर आता है। आप ऑब्जेक्ट के साथ प्ले कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपस में उनकी कंपैरिजन होता है, किस तरह उनकी आपस में जो वैल्यू है वो हम करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं या उसको सेट करते हैं या चेंज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये समझ आ रही है आपको बात? यस सर। सर एक दफा थोड़ा सा दोबारा बता दें। कहाँ से बताऊँ आपको? जी सर ये जहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया, सॉरी ये फंक्शन बनाया है इसका इज इक्वल का, ये आपको समझ में आ गया कि हमने चेक किया कि B1 इज इक्वल B3 है, ये समझ में आ गया? ये समझ आ गया? इसमें हम मैसेज किसको पास कर रहे हैं, ये इज इक्वल किसको पास कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट को मैसेज पास कर रहे हैं, ये वाला तो B1 को मैसेज पास कर B1 को। तो B1 हमारे पास जो करंट ऑब्जेक्ट है वो दिस बन जाएगा, ये दिस से रेफर होगा जिसको मैसेज पास कर रहे हैं, वहां पे वो दिस से रेफर होगा, और ये हमारे पास बन जाएगा पैरामीटर। ठीक है, क्योंकि B3 आपके पास एक
रेफरेंस है, एक एड्रेस है किसी मेमोरी ब्लॉक का जिसमें विड्थ और हाइट स्टोर है और उनकी वैल्यू है, B3 की वैल्यू 10 और 20 है, 10 और 20 वैल्यू स्टोर है। ये B3 एक आपके पास एड्रेस है, ये एक एड्रेस है और ये एड्रेस किसका है? ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी का है। ये एड्रेस हमने पास कर दिया, पास बाय रेफरेंस कर दिया और B1 हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट है जिसे हम दिस से रेफर करेंगे वहां पे जाके। ये हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप उस फंक्शन में आते हैं तो वहां पे आप देखें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है B, ये B है। तो हमने B3 पास किया था, एक एड्रेस पास किया था और ये एड्रेस हमारे पास B को पास हो गया। तो B भी एक एड्रेस है जो कि किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि उसमें ये वैल्यू आई हुई है तो ये भी इसी ब्लॉक ऑफ मेमोरी को रेफर करेगा। और B1 हमारे पास यहाँ पे क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट था तो ये दिस से मुराद ये है कि ये B1 है। हम कहते हैं B1 डॉट विड्थ क्या बराबर है B डॉट विड्थ के, क्योंकि B में भी एड्रेस B3 का है तो B डॉट विड्थ से मुराद 10 आ जाएगा और B1 डॉट विड्थ से मुराद है कि B1 की विड्थ क्या है। तो ये आपके पास B1 है, ये आपके पास B3 है। ये B1 है जहां से मैसेज पास हुआ है और ये B3 है जो पैरामीटर से आपके पास आ रहा है। मतलब सर ये पैरामीटर के तौर पे वर्क कर रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, ये पैरामीटर के तौर पे आपका B3 की एड्रेस, जो B3 का एड्रेस है वो इस B में आ चुका है। B3 जिस मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहा था उसके पास एक एड्रेस था, वो जो B3 का एड्रेस है जो रेफरेंस है वो इस B में आ चुका है। तो B भी सेम मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहा है। और दिस वो ऑब्जेक्ट है जहां से आपने मैसेज इशू किया, जहां से मैसेज पास किया, उसका नाम B1 है। वो दिस यहाँ पे क्योंकि वो करंट ऑब्जेक्ट है वो दिस बन गया यहाँ पे आके। स्टूडेंट्स क्लियर है बात? ये एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो डिस्प्ले डायमेंशन हमने ऊपर मेथड यूज किया है इसमें इसको हाँ क्लास जी। का किस तरह पता कि कौन सी क्लास के वेरिएबल्स यहाँ पे प्रिंट करवाना है? इससे कैसे पता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, वेरी गुड। जावा प्रोग्रामिंग या ऊप के स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है उन्होंने कि ये जो आपके मेथड है आपको पता है कि इसके ये जो फील्ड हैं, ये जो हमने फील्ड लिखी हुई है, दो प्राइवेट फील्ड, ये इनकी जो स्कोप है वो विद इन क्लास है। क्लास शुरू से लेकर क्लास एंड तक इनका स्कोप है इन फील्ड का। थोड़ा सा ये आप इसको कहते हैं डिसएडवांटेज भी है या एडवांटेज भी है कि अगर मुझे डिस्प्ले डायमेंशन प्रोसीजरल लैंग्वेज में डिस्प्ले करवाने होती, सी में डिस्प्ले करवाने होती, तो यहाँ पे मैं उसके वो पैरामीटर देता। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये जो फील्ड थी विड्थ और हाइट, ये क्लास के फील्ड है, ये क्लास के फील्ड है और उनकी एक्सेस किसी भी मेथड के अंदर मौजूद है, इसलिए मुझे यहाँ मेंशन नहीं करनी पड़ी कि मैं कौन सी फील्ड और कौन सी विड्थ और कौन सी हाइट डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये आपका कोड और नीट कर रहा है, इसके थ्रू आपका कोड और नीट हो रहा है, नीट कोड हो रहा है, क्योंकि आप पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो, आपने क्लास की फील्ड लिखी हुई है और उनकी एक्सेस किसी भी मेथड तक मौजूद है, वो किसी भी मेथड में आप एक्सेस कर सकते हो। सर जी बेटा। अगर सर दो मतलब ये डिफरेंट जी जी डायमेंशन के लिए दो डिफरेंट फील्ड करवानी हो तो इसके अंदर हम फिर कोई और यानी फील्ड्स यहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे? अगर करें हमें हम ऊपर वाली यूज नहीं, हमने ऊपर वाली यूज नहीं करनी तो हम क्या यूज करेंगे फिर यहाँ पे? अलहदा से फील्ड्स कोई हम चाहते हैं यहाँ पे हमें जरूरत है कोई अलहदा फील्ड्स यहाँ पे यूज करें ये तो फिर डिस्प्ले आप डायमेंशन में वो देखिए, अगर आप क्लास में क्लास की फील्ड यूज नहीं करोगे और आप कहीं और बाहर से लेके आएंगे वो फील्ड डिस्प्ले करवाने के लिए, तो आप इनकैप्सुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन को आप ब्रेक कर रहे हैं ना, ऊप को ब्रेक कर रहे हैं आप। ये तो चाहिए नहीं है हमें। ठीक हो। हमारा सर, काम यह है कि जी तो अगर हम मतलब पैरामीटर पास ना करें तो दिस डॉट विद जो जीवीएम समझेगा कि वो एक क्लास का अपना ही वो क्लास का अपना फील्ड है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अगर मैं यहाँ पे कोई और फील्ड लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पैरामीटर पास करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। इंटीजर विड्थ और इंटीजर हाइट, अगर मैं यहाँ ये पास करता हूँ और दिस को यहाँ से खत्म कर देता हूँ,
इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये जो लोकल वेरिएबल है ये डिस्प्ले यहाँ पे होंगे, और क्योंकि इनकी वैल्यू 0 0 होगी तो आपको हमेशा वैल्यू 0 0 मिलेगी। क्योंकि अब हम क्लास फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिनका स्कोप डिस्प्ले डायमेंशन के अंदर अंदर है। तो आप देखेंगे तो आपको वहां पे अब 0 0 मिलेगा, आपको वहां क्लास का डाटा नहीं मिलेगा। फिर सर जो हमने पैरामीटर दिए हैं इनके नाम चेंज करें और जी फिर बेटा। दिस डॉट लिख पर फील्ड्स हमने दिए हैं, यानी दिस डॉट विड्थ और ये जो पैरामीटर फर्ज करें मुख्तलिफों को इसके इक्वल रखते हैं, तो फिर ये 10 और 20 डिस्प्ले करेगा ना। और आप कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे दिस डॉट विड्थ कर दें, या दिस के बगैर भी आपका वही काम करेगा जो दिस के साथ कर रहा है, क्योंकि दिस की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। दिस की स्पेसिफिक जरूरत जहाँ पे होती है वो मैंने आपको बता दिया कि इज इक्वल में होगी या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर इस्तेमाल होगा ये। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि हमने इस बॉक्स की डायमेंशन चेंज करनी है। ठीक है, हमने एक म्यूटेटर मेथड लगाना है जो कि इसकी डायमेंशन को चेंज करेगा, और इशू की वजह से क्लास ने वेरी गुड। ऑलराइट, हमने इस जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी हमने डायमेंशन चेंज करनी है। सो लेट्स चेंज द डायमेंशन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैं मेथड लिख लेता हूँ, उसका नाम है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट एक मेथड, ऐसा मेथड होगा, ये कन्वेंशन है कि अगर मैं उसको चाहूँगा तो इसकी मैं डायमेंशन लाइक 10 को 10 बाई 15 कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। आपको याद होगा हमने क्लास सर्कल का साइज चेंज किया था, तो हमने बॉक्स का साइज चेंज करना है, हमने इसका डायमेंशन चेंज करनी है या इसका साइज चेंज करना है। तो किस बॉक्स का साइज चेंज करना है? सपोज B1 का चेंज करना है, तो अगर मैं लिखूंगा B1 डॉट ट्रांसलेट, कितना चेंज करना है? आप यहाँ पे हाइट दे दे, विड्थ दे दे, पहले 5 विड्थ होगी 5 हाइट होगी, ये मैंने इसको चेंज करना है। तो B1 को मैंने ट्रांसलेट करना है, मतलब उसको मैंने डायमेंशन चेंज करनी है, 5 और 5 ऐड करना है एग्जिस्टिंग उसकी वैल्यू के अंदर। उसका मैंने म्यूटेटर लिखा है, ये मेथड ये म्यूटेट करेगा, ये वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम देखेंगे कि एक हम लिखते हैं मेथड लिखते हैं जिसका नाम पब्लिक, और ये भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ चेंज करेगा, वॉइड मेथड होगा, उसका नाम मैंने ट्रांसलेट प्रपोज किया है। कितना चेंज करना है? दो लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर डेल्टा w, इंटीजर डेल्टा h। मतलब कितना चेंज करना है, डेल्टा से ज़्यादा कितना चेंज करना है, दो वेरिएबल मैंने ले लीजिए, कितना चेंज करना है, डेल्टा w चेंज करना है, डेल्टा h चेंज करना है। और यहाँ पे मैं किस मेथड से किस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ इसको? करंट ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है? B1 सर। B1 तो B1 यहाँ कैसे रेफर होगा? this dot width equals to delta plus equals to delta underscore w। ठीक है, and this dot height plus equals to delta underscore height। क्या होगा कि जो B1 की आपके पास डायमेंशंस आएंगी जो कि आपके पास 10 और 10 है, ये इसमें 5 और 5 जमा हो जाएगा और B1 ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू न्यू वैल्यूज। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा लें। ठीक है, B1 को डिस्प्ले करवा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। सर ये ट्रांसलेट वाला मैं समझ नहीं आ रहा। बेटा ट्रांसलेट हमने ये किया कि उसकी डायमेंशन कितनी थी फिलहाल B1 की? B1 की डायमेंशन हमारे पास क्या थी? 10। और अगर मैंने इन वैल्यूज को चेंज करना है, मतलब बॉक्स का साइज मैंने चेंज करना है, 15 बाई 15 करना है, पहले 10 बाई 10 था, अब इसको मैंने 15 बाई 15 करना है, तो उसको मुझे मेथड चाहिए होगा ना जो उसका साइज चेंज करेगा। यस सर। उसका नाम मैंने रखा है ट्रांसलेट, कि वो उसका साइज चेंज करेगा।
उसका नाम मैंने रखा ट्रांसलेट। कितना साइज चेंज करेगा, कितनी विड्थ चेंज करेगा, कितनी हाइट चेंज करेगा, ये हमने पैरामीटर में वैल्यू दे दी। कितनी विड्थ चेंज करेगा, कितनी हाइट चेंज करेगा, ये हमने पैरामीटर में वैल्यू दे दी। और यहाँ पे जाके वो पैरामीटर में 5 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दिस डॉट विड्थ, ये जो आपके पास b1 है, ये यहाँ पे दिस बन जाएगा, यानी कि b1 डॉट विड्थ प्लस इक्वल्स टू, उसमें जमा हो जाए 5, और b1 डॉट हाइट प्लस इक्वल्स टू, मतलब उसमें जमा हो जाए 5। तो दिस डॉट विड्थ भी 15 हो जाएगी और दिस डॉट हाइट भी 15 हो जाएगी। इन शॉर्ट b1 की विड्थ भी 15 हो जाएगी और b1 की हाइट भी 15 हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, कुछ जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था 10-10 हमने विड्थ और हाइट, वहाँ पे हम डायरेक्ट 15 नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा मेथड होना चाहिए जो कभी भी इन वैल्यूज को चेंज कर दे। हमारे पास ऐसा मेथड होना चाहिए जो 10-10 को, अगर आप चाहते हैं ये 10-10 का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया और आपको कल को इसको 10-15 करना है, 10/15 करना है, ठीक है, कि 10 उसकी हाइट हो जाए और 15 उसकी विड्थ हो जाए, तो हम कर सकते हैं ना इसको। ऐसा मेथड हमारे पास होना चाहिए जो इसकी साइज चेंज करे। सर अब ये जो 15-15 डायमेंशंस होंगी ये इस मेथड से आ गई, और इससे पहले जो होंगी वो 10-10 यूज होंगी। इससे पहले b1 की, अगर आप b1 की स्टेट देखें तो b1 आपके पास मेमोरी में एक ब्लॉक होगा और उसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो 10 और 10 होगी। इसकी करंट स्टेट ये है। फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ये मेथड चलाएंगे b1 के ऊपर, तो b1 की इसके बाद जो स्टेट बन जाएगी उसमें उसकी विड्थ भी 15 बन जाएगी और उसकी हाइट भी 15 बन जाएगी। सर इसको हम नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं? इसको हम नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, उसके मुताबिक ही वहाँ पे काम हो जाएगा। -5 कर सकते हैं, इंटीजर में -5 आता है, क्योंकि आप देखो तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम -5 इस डेल्टा w को पास कर रहे हैं, तो इंटीजर में -5 आ सकता है। ओके, ठीक है जी, इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो आप देखें जो चेंज डायमेंशन है, ट्रांसलेटेड डायमेंशन ऑफ b1 और विड्थ 5 होगी और हाइट 15 होगी, क्योंकि -5 दिया था, 10 में से -5 5 हो गया और 10 में +5 15 हो गया। सर अभी आपने कहा है कि जी बेटा, सर अभी आपने कहा है कि हमने ट्रांसलेट का मेथड इसलिए लिखा कि हो सकता है कि कल को हमें ये वैल्यूज चेंज करनी पड़ जाए। तो सर ये पूरा कोड भी तो हम खुद ही लिख रहे हैं। यस सर, तो सर ये पूरा कोड भी हम खुद लिख रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ हम फिर क्योंकि यहाँ पे आप विकेट के दो तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कोडर भी खुद है, यहाँ पे आप कोड भी खुद कर रहे हैं और यहाँ पे आप टेस्ट भी खुद कर रहे हैं, यूजर भी खुद ही है, कोडर भी खुद है और यूजर भी खुद ही है, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यहाँ पे भी खेल रहे हैं और यहाँ पे भी खेल रहे हैं आप, ठीक है सर। जी अगर डायरेक्ट अगर वैसे हम करना चाहते तो हम डायरेक्ट चेंज कर सकते थे ना, कि अगर हमने कल को चेंज करने हरगिज नहीं है। जब आपको मैं प्रिंसिपल जो बता रहा हूँ, जो आपको कवानीन बता रहा हूँ, ये ऊप के कवानीन है, ये जावा के कवानीन है, इसको आपने अपनी मर्जी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये काम करने का यही तरीका है। और जब आप बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करोगे, जावा की क्लासेस यूज़ करोगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई काम करने का जावा में यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है जावा में काम करने का, ठीक है। जावा खुद ऐसे काम करती है, ऊप खुद ऐसे काम करती है, तो आपको यही मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, क्योंकि दिस गिव्स यू मोर क्लीन कोड। जी सर, इसका मतलब है कि अगर हमने एक कोड कंपाइल कर लिया एक दफा, अगर हम कल को उसे रन करते हैं, एक दफा कंपाइल करके कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, तो कल को उसे रन करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन वैसी होगी। अगर हमने कोई चेंजेस भी किए हुई हैं तो वही रिजल्ट प्रिंट करेगा जो हमने चेंजेस किए हुई हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही है। एक तो यह है कि आपका कोड वंस यू राइट अ क्लास, इसका होता है राइट वंस यूज मेनी टाइम ना, वंस यू राइट इट, फिर आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज ना करें, आपने कल कोई GUI एप्लीकेशन लिखी हुई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन लिखी हुई है, जहाँ पे आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, तो आप इस क्लास को वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं विद सम एडिशंस। ओके सर।
वहाँ पे आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे, बॉक्सेस की लेंथ चेंज, विड्थ, उसकी डायमेंशन चेंज करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। आप इन्हीं मेथड को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। दो बॉक्सेस को इक्वल कंसिडर करेंगे, वो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सर इसका मतलब है कि इसका बेसिक बेनिफिट या इसका बेसिक यूज उधर ही है, क्योंकि ग्राफिक जो सॉफ्टवेयर साइड का यूज है इसका, एग्जैक्टली कि हम जब पूरा आप सॉफ्टवेयर देखिए, डेवलप कर लेंगे वहां पे ये यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, दूसरा ये है कि आपको भी, मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा हूँ, आपको पता है कि स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रिंग? मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दूं, व्हाट इज स्ट्रिंग? सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं डायमेंशन इन ऑफ B1, ये स्ट्रिंग आपके पास बन गई है, ये एक स्ट्रिंग है आपके पास, ऐसा ही है। और अगर मुझे ये कंपेयर करना है कि दो स्ट्रिंग बराबर है या नहीं बराबर है, कर सकता हूं मैं, इसका भी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया S1, और अगर मैं इस इक्वल करूं इसको और इसको मैं S2 दे दूं, तो ऐसा काम हो सकता है कि क्या स्ट्रिंग 1 बराबर है S2 के? जावा ऐसा काम कर रही है, ठीक है। और ये काम अपने आप जब लिस्ट बनाओगे, आपने लिस्ट 2 क्रिएट कर ली है, लिस्ट 1 क्रिएट की है और लिस्ट 2 क्रिएट की है, आपने उनको कंपेयर करना है, तो आप उनको भी कंपेयर कर सकते हो ऐसे कि क्या लिस्ट 1 लिस्ट 2 बराबर है या नहीं बराबर है। अगरचे आपको वहां लूप लगाना पड़ेगा जो पूरी लिस्ट को या पूरी अरे को या स्ट्रिंग को इटरेट करेगा, लेकिन आपको ये काम वहां पे कर सकते हैं। अगर आपको दो लिस्ट यहाँ कंपेयर करनी है तो वो भी कर सकते हो ना आप यहाँ पे इज इक्वल में। यस सर। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको दिस डॉट उसका जो भी एलिमेंट्स है उसको बी डॉट एलिमेंट से सर्चिंग भी कर सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इक्वल वाले काम आपको या सर्चिंग वाले काम आपको यहाँ फायदा देते हैं। मेनली जो जिसका इस्तेमाल जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं और आपको ये पता करना है कि हम किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं कहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका है? हमने आज डिस्कस करना था कंपोजिशन, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपोजिशन, जिसमें इनका जो सवाल आया था कि एक ऑथर की क्लास है और एक बुक की क्लास है, और सपोज बुक की क्लास में ऑथर का ऑब्जेक्ट आ गया या ऑथर की क्लास में बुक का ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, उसको कहते हैं कंपोजिशन जावा में। तो कंपोजिशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर ऑब्जेक्ट नहीं आया सर, एक ऑथर के नाम से फील्ड है बुक की क्लास के अंदर। बेटा वही ना कि अगर आपकी वो ऑब्जेक्ट ही बन गया ना उसका, अगर वो फील्ड आ गई किसी क्लास की तो वो ऑब्जेक्ट ही बन गया उसका। ओके सर, चले हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें सर ये फाइल